हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पार्ट का उद्घाटन करेंगे 24 दिसंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में आंतरिक स्रोतों से 88 करोड़ आय के बदले 18 अरब 82 रुपया खर्च का बजट पारित, 17 अरब 93 करोड़ के घाटे का बजट हुआ। और करोड़ों रुपया के सोना लूट कांड के 10वें दिन भी पुलिस के हाथ मात्र 9 गिरफ्तारी, लूटे सामान के मामले में हाथ है अब तक खाली। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। एम्स के निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरण को लेकर पहल शुरू हो गई। इस कड़ी में 19 दिसंबर को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बैठक हुई और एम्स को जो जमीन है हस्तांतरण करने की प्रक्रिया के तहत वार्ता हुई और सर्वसम्मति बनी। दरभंगा हवाई अड्डा से हवाई जहाज उड़ना शुरू हो गया है और दूसरा जो गिफ्ट है एम्स निर्माण, इसके लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें 200 एकड़ जमीन का चरणवार हस्तांतरण करने पर चर्चा हुई। चरणबद्ध तरीके से एम्स को जमीन हस्तांतरण करना है। एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन का रिक्वायरमेंट था। सदर अंचल के 175 व बहादुरपुर अंचल के 25 एकड़ जमीन इसमें शामिल है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बैठक में उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद सादुल हसन तथा अंचलाधिकारी सदर और बहादुरपुर को चिन्हित जमीन का समुचित रूप से सर्वे करने का निर्देश दिया। मालूम रहे कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन में DMCH के कई ऐसे भवन भी हैं जिन्हें हटाने की जरूरत पड़ सकती है। DMCH के निर्माण के समय कुछ जमीन PhD को जलापूर्ति के लिए भी दी गई थी, जिस पर कुछ निर्माण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के क्वार्टर भी इस जमीन में शामिल है। इन भवनों को चिन्हित करते हुए अच्छी तरह से जमीन का सर्वे करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, DMCH के प्राचार्य डॉक्टर हर्ष नारायण झा, DMCH के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, जिला बोर्ड पदाधिकारी अजय कुमार, DDM BM ICL DCLR सदर कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, अंचलाधिकारी सदर, अंचलाधिकारी बहादुरपुर आदि उपस्थित थे। मालूम रहे कि एम्स निर्माण को लेकर कई बार बाधा हुई। तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पुनः इसका प्रस्ताव भेजा। एम्स निर्माण के संदर्भ में जो
6 नाका से कर्पूरी चौक का रास्ता है वह आम रास्ता है और इस पर पुल बनाने, ओवरब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव है। चूंकि एम्स निर्माण के संदर्भ में कोई भी बाहरी बाधा न आए यह नियम है, इसी के तहत अंततः यह निर्णय दिया गया कि यहाँ ओवरब्रिज बनाकर आम नागरिक को 6 नाका से सीधे मेडिकल चौक जो कर्पूरी चौक है वहाँ उतारा जा सकता है। इसके अलावा रेलवे लाइन के उस पार बहादुरपुर में भी पूर्व में डीएमसीएच की जमीन है जिसमें गंदे पानी का जमावड़ा होता था, वह जमीन एम्स को हस्तांतरण करने में काम आ सकता है या जो जमीन क्वार्टर खाली होगा उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी तरह पुराकर एम्स का जो क्राइटेरिया है उसके तहत जमीन का प्रस्ताव दिया गया जिसे भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। 2024 तक एम्स बनना है जिससे दरभंगा ही नहीं मिथिला के कई जिलों को, यहाँ के मरीजों को इससे फायदा मिल सकेगा। और पहली बैठक जमीन हस्तांतरण की शुरुआत हुई। अब देखना है कि 3 साल में चरणबद्ध तरीके से किस तरह से जमीन हस्तांतरण से लेकर एम्स के नींव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ताकि 2024 में यह पूर्ण हो सके। जमीन जाना है उसका म्यूटेशन भी हम लोग ने करा दिया और जमीन ट्रांसफर का भी प्रक्रिया विभाग में चल रहा है। सभी जमीन को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से कौन सी जमीन को पहले हम लोग एम्स में देंगे और किस पार्ट कौन सी अंश का जमीन पहले विकसित होगा उस पर चर्चा हुई थी। और जो विभिन्न विभागों का बिल्डिंग्स है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए उस पर विस्तार से चर्चा हुई। जो लैंड फिलिंग करना है, जो आरओबी बनना है, जो नाला का निर्माण होना है, ये सब के बारे में भी चर्चा हुई थी ताकि हमारे जो एम्स का जो निर्माण होना है वो सुगम तरीके से एम्स का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। उसके लिए आंतरिक बैठक थी, इस पर कई निर्णय लिए गए हैं और उम्मीद है कि सब काम समय पर हो जाए और एम्स भी समय पर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन, जो पार्ट उद्घाटन है वह करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे 24 दिसंबर को। हालांकि अभी इसका सिर्फ आउटडोर का उद्घाटन होगा। दिसंबर में पूर्ण होने की बात थी, चलो पूर्ण नहीं हुआ तो एक पार्ट उद्घाटन होगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, हालांकि तय समय में यह पूर्ण तैयार नहीं हो पाया। इसका पार्ट उद्घाटन होगा 24 दिसंबर को। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इसका उद्घाटन करेंगे। मालूम रहे कि उन्होंने पहले भी दौरा किया था, फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना काल आ गया। मार्च तक तो यह पूरा नहीं हुआ, फिर कोरोना काल में ही जब काम शुरू हुआ तो अंतिम समय दिसंबर तय किया गया। लेकिन जो हालात हैं उसके अनुसार दिसंबर में भी यह काम पूर्ण नहीं होगा। अब मार्च अंतिम लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके आउटडोर का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 24 दिसंबर को। 24 को उसका आउटडोर का केवल आउटडोर का उद्घाटन 24 को केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। दिन बहुरेंगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी वार्ड का। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के निर्देश पर सर्जरी विभाग के मरीजों को डीएमसीएच में नवनिर्मित छात्रावास में G7 में शिफ्ट किया गया है। कोरोना वार्ड के बगल के में यह वार्ड है। मालूम रहे कि सर्जरी वार्ड कई सालों से क्षतिग्रस्त था और 2015 में आए भूकंप में और काफी जर्जर हो गया था। उस समय रातों रात प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से मरीजों को बाहर लाया गया था, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था जब लगातार भूकंप के झटके आ रहे थे। जर्जर सर्जरी विभाग यहाँ के मरीजों को G7 में तत्कालिक शिफ्ट किया गया है। हालांकि इसके अलग भवन का भी प्रस्ताव है। 2015 के भूकंप में इसमें जो मरीज भर्ती थे उनको किसी तरह संभावित खतरे को देखकर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से रातों रात दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद पुनः 5 साल बाद ये चलता रहा। स्थिति ऐसी है कि झरझर कर इसके प्लास्टर गिर रहे हैं और कई लोग घायल होते भी हैं। काफी खराब हालत में है यह बिल्डिंग। 70 के दशक में बना बिल्डिंग 50 साल यह पूरा कर चुका है। और उस समय जबकि यह बिल्डिंग लोग देखने आते थे, वर्तमान में 50 साल के बाद
काफी जर्जर हो चुका है। हालांकि इसी में दरभंगा अस्पताल का सर्जरी विभाग चल रहा है, लेकिन अब स्थिति गंभीर होने के बाद इसके मरीजों को तत्कालिक G7 बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। सर्जरी विभाग कई सालों से क्षतिग्रस्त है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद इसे नवनिर्मित छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। अब देखना है कि इतने मरीज, इसमें से कुछ को तो शिफ्ट किया गया, लेकिन बाकी मरीज का इलाज किस तरह नए भवन में होता है। बहरहाल इस जर्जर भवन को तोड़कर नया बनाने का प्रस्ताव है। एम्स को हस्तांतरण में भी संभवतः इसका अंश जाए और 200 एकड़ जो जमीन एम्स को देना है उसमें इसका कुछ पार्ट हो। मरीजों ने तत्काल राहत की सांस ली है। उन्हें नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है जहां खतरे की संभावना नहीं है और लगातार लोग इस खतरे से डरे रहते थे, समय रहते थे कि किस समय ऊपर से प्लास्टर या दीवार से कोई ईंटा या सीमेंट का टुकड़ा गिर न जाए जिससे वे घायल हो जाए। वो तो पहले था जो यहाँ वहाँ करना है, लेकिन कल जाकर हम लोग 2-3 रोज के प्रयास के बाद कल सर्जरी को हम लोग कोरोना ICU छात्रावास में, जहाँ पेशेंट नील है, आज के डेट में तो कॉलेज में भी एक पेशेंट है, इसलिए G7 को हम लोगों ने सर्जरी को दे दिया है। और मेरा सजेशन था जो OT भी वहाँ चला जाए, क्या है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद, ऑपरेशन यहाँ होगा तुरंत बाद पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना रिस्की है। DM साहब ने भी इसका सपोर्ट किया है और हम चाह रहे हैं जितना जल्दी हो OT भी, जब तक नया सर्जिकल भवन बनने में भी देर है, तो फुल फ्लेजेड हमारा सर्जरी उसमें चला जाए। तो ये सर कितने दिनों के अंदर मरीज शिफ्ट कर? मरीज तो कल से शिफ्ट होना शुरू हो गया है लगभग, नॉर्मल मरीज, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव को भी शिफ्ट करना और OT शिफ्ट करना, उसमें काफी हफ्ते का समय लगेगा। धीरे धीरे सब हम लोग कर लेंगे। शिशु मृत्यु दर अभी 2025 तक जो है उसे घटाने का लक्ष्य लिया गया है और 2030 तक पहले 16 और उसके बाद 12 तक संख्या करने का लक्ष्य है और इसके तहत लगातार शिशु की देखभाल की कोशिश हो रही है। 4 दिवसीय FBNC ट्रेनिंग में इस विषय पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा। बिहार में 1000 में से 25 बच्चे 1 महीना पूरा नहीं कर पाते, उनकी मौत हो जाती है। भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 23 प्रति 1000 में है। इसे 2025 तक घटाकर 16 और 2030 तक 12 करने की योजना है। इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। इस संदर्भ में एक परिचर्चा, एक कार्यशाला का आयोजन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में हुआ, जहां अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने 4 दिवसीय FBNC ट्रेनिंग का उद्घाटन किया। ट्रेनिंग में 11 जिलों के 24 डॉक्टर एवं नर्स प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिन्हें 4 प्रशिक्षक डॉक्टर केएन मिश्रा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रिजवान हैदर और डॉक्टर ओम प्रकाश प्रशिक्षित कर रहे हैं। पहले दिन इन्हें नवजात शिशुओं को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसका प्रशिक्षण हैंड ऑन पद्धति के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण 22 तारीख तक चलेगा। बॉर्न केयर, जो बच्चे है स्किल न्यू बॉर्न केयर, जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, किसी तरह की बीमारी है, उसको स्किल्ड केयर की ज़रूरत है, तभी वो बच्चा स्वस्थ रह सकता है। अदरवाइज जो डिसेबल हो जाएगा, समाज के लिए परेशानी होगी। इसी का वर्कशॉप आज चल रहा है। क्या कुछ हमके इसमें सामने आया है वर्कशॉप में? अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो आज स्टार्ट ही हुआ है, 4 दिवसीय है, अंतिम दिन जाकर कंक्लूजन निकलेगा। अभी तो आज स्टार्ट ही हुआ है। फैसिलिटी बेस्ड का मतलब हुआ कि बच्चा पैदा गांव में भी होता है, ब्लॉक में होता है, विलेज में होता है, तो जहां सारा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर जो हमारी आंगनबाड़ी सिस्टर या जो डॉक्टर रहते हैं, जो संभव है वहाँ उससे उसका उपचार करते हैं। लेकिन जब उसके बियॉन्ड बात हो जाती है तब उन्हें लगता है कि भाई इसे कहीं अच्छे जगह भेजा जाए जहाँ इसका जान बचाया जा सके और बच्चा स्वस्थ हो जाए, और उसके लिए हमारे यहाँ आते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ हम करते हैं वो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें उस लायक हम चाहते हैं कि ट्रेंड हो जाए कि वो अपने यहाँ भी इस काम को पूरा कर ले और बच्चे को कम से कम भेजना पड़े, ताकि बच्चे को तुरंत जहाँ नज़दीक से नज़दीक में सुविधा मिल जाए और वही बच्चे स्वस्थ हो जाए।
अध्यापक शिशु विभाग ये कहना चाहता हूँ, ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें 11 जिला के नर्सेज आई हैं और ये ट्रेनिंग लेकर के वहाँ जाएंगी, वहाँ के SCNU में काम करेंगे। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको कैसे केयर किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि यदि इमीडिएटली केयर हो जाता है बेसिक बातों से तो 80 से 90% मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। हमारे यहाँ नेटल मोर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी का लगभग 60% है। जो हम लोग का कम करने का लक्ष्य है उसको 12-14 पर लाने का हमारा लक्ष्य है। अगर ये सीख लेंगे 4 दिन के प्रोग्राम में, उसका फिर इनको ऑब्जर्वरशिप में आना पड़ेगा 14 दिन के लिए। उसके बाद ये स्किल्ड हो जाएंगे। 80 से 90% समस्याओं को नवजात जो जन्म लेता है उनको डील करने में, जिससे मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी कामयाबी मिलेगी। ये प्रोग्राम रीजनल ट्रेनिंग में काफ़ी सफलता मिली है नेटल मोर्टिलिटी को कम करने के लिए। बात करते हैं इस ठंड में कोरोना के कहर की। जी हाँ, कोरोना का कहर कमा नहीं है। ये अलग बात है कि अखबार के पहले पन्नों से गायब होकर ये अंदर के पन्नों में थोड़ी जगहों में सिमट गया है। टेलीविजन के प्राइम टाइम से ये फटाफट खबरों के बीच में कहीं छुप गया है। और कोरोना लगातार, हम आपको अगर बिहार की बात करें तो 2 दिन पहले एम्स से 8 सब निकला। कोरोना की मार से ये लोग मौत के शिकार हुए। दरभंगा में 55 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। और कोरोना वार्ड की बात करें तो 99 मौत हो चुकी है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया इत्यादि के मरीज हैं। 99 सब कोरोना वार्ड दरभंगा DMCH से निकला। करोड़ों रुपए के सोना, हीरा, नकदी लूट मामले में 10 दिन बीतने के बाद भी लूटे गए सामान की बरामदगी के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। 9 गिरफ्तारी और फिर सामान मिलने का आश्वासन लगातार पुलिस की ओर से। सूत्र बताते हैं कि घटना में शामिल जो गिरफ्तार अपराधी के बयान के बावजूद सामान नहीं मिलने का कारण यह है कि ये लोग लूट मामले में हथियार, टूल्स बने। BTN न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार लुटेरों ने इन जो साजिश करता है, जो टूल्स हैं, इन्हें भी गच्चा दे दिया और सामान लेकर चलते बने। BTN न्यूज को जो जानकारी है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 9 गिरफ्तार और आधा दर्जन लोगों से पूछताछ, रिमांड पर भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सोना की बरामदगी नहीं। कारण ये है कि इसमें जो अपराधी CCTV में आपको दिख रहे हैं वे सातीर अपराधी हैं, जिन्होंने इन लोगों को भी हथियार बनाया, इन लोगों से सारा ब्यौरा लिया, सहायता लिया और सारा सोना, नकदी और हीरे जवाहरात यह आश्वासन देकर लेकर चले गए कि बाद में इन लोगों को हिस्सा दिया जाएगा। और ये अपराधी गलत ही होता है, हाथ मलते रह गए। अब इनके हाथ में हथकड़ी है, हाजत है, हवालात है, जेल है और पुलिसिया पूछताछ है। बहुचर्चित सोना, हीरा, नकदी लूटकांड, ये अंदर की लाइव तस्वीरें। 9 दिसंबर को बड़ा बाजार दरभंगा में यह घटना घटी जिसकी चर्चा पूरे सूबे में है। 9 गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ गिरफ्तारी के अलावा आधा दर्जन लोग हिरासत में है, पूछताछ हो रही है। लेकिन CCTV कैमरे में कैद इन अपराधियों में से किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं, इस पर पुलिस मौन है। कई बात गोपनीय रखने के तर्ज पर पुलिस अब सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। लेकिन 72 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा था मानो पुलिस जो अपराधी हैं उसके द्वार तक पहुंच गई थी। बस अब अपराधी गिरफ्तार होने ही वाला है, मुख्य सरगना आने वाला है, सोना बरामद होने वाला है। लेकिन CCTV में फिल्मी स्टाइल में लूटने वाले इन अपराधियों में से क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? मनीष सहनी के आत्मसमर्पण करने से पहले तक ये चर्चा थी कि मुख्य सरगना मनीष सहनी है हाजीपुर का, जो भूषण सहनी का रिश्तेदार है। भूषण सहनी ने ही उसे बुलाया था और उसने ही घटना को अंजाम दिया। लेकिन मनीष सहनी को जब पुलिस रिमांड पर लाई और उसने अपना बयान दिया तो लगा कि ये नशेड़ी है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि उसने ये स्वीकार किया कि लूट के दिन वह इस घटना के दिन दरभंगा में था। 8 तारीख को आया था और 9 तारीख की रात में हाजीपुर पहुंचा था। लेकिन सोना कहां गया?
जो 8 अपराधी सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं उसमें अगर मनीष सहनी होता तो पुलिस तुरंत फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं बाज आती, लेकिन लगता है कि मनीष सहनी इसमें नहीं है। बीटीएन न्यूज को जो सूत्र से जानकारी मिली है कि चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए। ऐसा नहीं है कि ये अपराधी इन अपराध में नहीं है। जो गिरफ्तार अपराधी हैं वे इन कुख्यात और मुख्य अपराधियों के टूल्स बने, हथियार बने। अपराधियों ने इनका पूरा इस्तेमाल किया, इन्हीं से पूरी जानकारी ली, इन्हीं को स्पाई बनाया और इन्हीं से रेकी करवाई, हर चीज की जानकारी ली और इसमें इन्होंने लालच दिया। बीटीएन न्यूज को सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार इन अपराधियों ने सब्जबाग दिखाया इन साजिशकर्ताओं को कि छोटे छोटे अपराध कर कब तक नशे में गांजा पीते रहोगे, चलो तुम्हें दुनिया की ऐश कराते हैं। और ये जो साजिश करता है इस चंगुल में फंसते चले गए। कुख्यात बाहर के इन अपराधियों ने घटना का पूरा कमांड अपने हाथों में लिया। बीटीएन न्यूज को मिली सूत्र के अनुसार इन अपराधियों का, इन साजिशकर्ताओं का इस्तेमाल किया, लूट का माल लेकर चलते बने और ये हाथ मलते रहे। अब ये पुलिस के चंगुल में है। हथकड़ी, हाजत और हवालात के चक्कर में, पुलिसिया पूछताछ के चक्कर में। लेकिन जो सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ, सीआईडी और दरभंगा पुलिस इन अपराधी जो सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं उससे मिलान होने के बाद कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये लोग घटना के दिन इनके सहयोगी रहे हैं। उसके बावजूद भी सामान की बरामदगी नहीं होना, इसका कारण यह बताया जा रहा है कि इन कुख्यात और सातीर अपराधियों ने इन साजिशकर्ता को भी गच्चा दे दिया। लूट का माल बिक्री होने के बाद में हिस्सा देने की बात कहकर पूरा इन अपराधियों ने सहयोग लिया और इनके हाथ कुछ भी नहीं है। पुलिसिया कड़ी पूछताछ और सर्विलांस की जांच के बाद भी पुलिस 10वें दिन सोना तक नहीं पहुंच पाई है। एक अठन्नी भी बरामद नहीं है, कोई नकदी बरामद नहीं है और लूटे गए माल का कोई सुराग नहीं है। कारण यही है कि जिन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वे साजिश में तो शामिल बताए जाते हैं, जिन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है वे साजिश में तो शामिल बताए जाते हैं, लेकिन सोना कहां है संभवतः इन्हें भी नहीं पता। और ऐसे में पुलिस के हाथ जो लूटे गए माल है उसकी बरामदगी के मामले में खाली है। ये मनीष सहनी है, आधा नशे में, आधा होश, आधा बेहोश। पकड़े जाने से पहले मुख्य सरगना बताया जाता था, मानो पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो सारा सोना चला आएगा, सारे हीरे सामने होंगे, नकदी भी बरामद हो जाएगी। लेकिन मनीष जब पकड़ा गया तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वह बताता है कि वह 8 तारीख को दरभंगा आया, शादी में खाया, नशा किया, सिगरेट पिया, सोना लूटकांड की कहानी को जाना जो होने वाला था, अमन और क्या क्या नाम बताया, लेकिन लूट के कौन ले गया उसके बाद ये बाएं और दाएं देखने लगता है। कभी नीतीश कुमार को फोन लगाने लगता है, कभी अपने को निर्दोष बताने लगता है, कभी रिश्तेदार को दोषी और निर्दोष कहने लगता है। सुधांशु, भुट्टा और हम गए थे, रोहित गया था, अमन गया था, 5 आदमी गए थे हम लोग। कैसे कैसे गया था, कौन गाड़ी से? एगो अपाची था, एगो एफजेड था। ये अपाची पर कौन कौन था? अपाची पर था उषा, हमरा पर था, एफजेड पर था अमन था, भुट्टा था, हम थे। अपाची पर रोहित, सुधांशु। वहाँ पर भूषण क्या बातचीत तुमसे किया? वहाँ गए तो वहाँ गेला के बाद पहले सिगरेट पिए, उसके बाद चल गए खाना खाने शादी में से आए खाना खा के तो भूषण बोला कि भैया ये वो यहाँ कान ढूंढने वाला है बहुत बड़ा तो उसे बतियाने लगा। उतने पर हमको फूफा आवाज़ मारने लगे तो हम अपना चले गए घर। कांड के बारे में क्या बोला? कौन कांड? सोना कांड के बारे में बोला था। तो तुम क्या बोला? तो हम बोले कि बच्चा से काम नहीं है, तुम लोग लूट लेगा। तो अब उसमें किसको लगाया जाएगा? उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। बच्चा सबका काम नहीं है तो कौन किसको लगाया जाएगा? किसका काम है?
उसके बाद सर कोई बात नहीं। इसके बयान से साफ लगता है कि इसे मालूम था, साजिश थी, सोना लूट होने वाला था, जानकारी थी, यानी अपराध के तार यहां से जुड़े हैं। लेकिन इस तार में कहां कितनी दूर तक ये दौड़ा, ये आगे नहीं बता पा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ये टूल्स में इस्तेमाल हुआ, हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ। सातिर अपराधियों ने इन अपराधियों को अपना निशाना बनाया, टूल्स बनाया, पूरा उपयोग किया, और जब सामान लूटा गया तो ये लोग सिर्फ आस में रह गए कि हिस्सा इन्हें मिलेगा। अब जो बड़े सातिर अपराधी हैं, जिन्होंने न मोबाइल इस्तेमाल किया, न अपना नाम बताया, न ठिकाना बताया, वहां तक पुलिस को पहुंचने के लिए एक चुनौती है, जिसमें 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का हाथ खाली है और ये 9-10 लोग पुलिस हिरासत में है। लाख पुलिस पूछ लेती है, लोग एक दूसरे का नाम बताते हैं, जिसमें अधिकतर नशेरी हैं। मदारपुर में मुगलपुरा का वह लॉज नशेरियों का अड्डा रहा है। यहाँ शराब, शबाब, जुआ से लेकर अपराध की योजना तक बनती रही। छोटे छोटे अपराध होते रहे और इन्हीं अपराधियों के सहारे बड़े अपराधियों ने दरभंगा क्या, बिहार का एक बड़ा लूट कांड 9 तारीख को उसने घटना को अंजाम दे दिया, जिससे पुलिस की साख गिरी है। 10 दिन के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं। सीआईडी, एसटीएफ, दरभंगा पुलिस खाक छान रही है। इन अपराधियों को पकड़ तो रही है, लेकिन इनके निशानदेही पर सामान की बरामदगी नहीं हो रही है। सोना बिहार में है या बिहार से बाहर चला गया, ये वक्त की बात है। ये अलग बात है कि सोना कहीं ना कहीं बिकेगा, कभी ना कभी अपराधी पकड़े जाएंगे तो सोना की बरामदगी उस सोनार और उस दुकानदार और उस खरीदार से भी होगी। लेकिन वर्तमान ये है कि 10 दिन के बाद सोना बरामदगी में, जिसे आराम से आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने लूटा था, बैग में भरकर ले गए थे, जो करोड़ों के है। 11 किलो सोना, 10 लाख के हीरे और 2 लाख नकदी की प्राथमिकी दर्ज है। 10 दिन के बाद भी बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के अपराध पर समीक्षा के बाद भी पुलिस के पास जवाब देने के लिए सिर्फ है कि 9 गिरफ्तारी और आगे कार्रवाई हो रही है, सोना नकदी मिलने का आश्वासन। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पार्ट का उद्घाटन करेंगे 24 दिसंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में आंतरिक स्रोतों से 88 करोड़ आय के बदले 18 अरब 82 रुपया खर्च का बजट पारित। 17 अरब 93 करोड़ के घाटे का बजट हुआ और करोड़ों रुपया के सोना लूटकांड के 10वें दिन भी पुलिस के हाथ मात्र 9 गिरफ्तारी। लूटे सामान के मामले में हाथ है अब तक खाली। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में 17 अरब 93 करोड़ के घाटे का बजट पारित किया गया। बैठक में 18 अरब 82 करोड़ 52 लाख का संभावित खर्च का आकलन किया गया है और इसके एवज में आंतरिक स्रोतों से मात्र 88 करोड़ 79 लाख रुपया का आय दिखाया गया है। बैठक में बीच बीच में कई मुद्दे पर हंगामा भी होता रहा। मिथिला विश्वविद्यालय में 17 अरब 93 करोड़ से अधिक घाटे का बजट पास हुआ। अगले वित्तीय वर्ष में
18 अरब 82 करोड़ 52,04,760 रुपये संभावित खर्च आंतरिक स्रोतों से विश्वविद्यालय को हुआ। कुल 88 करोड़ 79,08,575 रुपये का आय सीनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर चर्चा किया गया। सीनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 17 अरब 93 करोड़ 72,96,185 रुपये के घाटे का बजट स्वीकृत किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने बजट प्रस्तुत की। सदन ने आपत्ति पर संशोधन के लिए कुलपति को अधिकृत करते हुए बिना बहस के बजट स्वीकृत कर दिया। बजट में घाटे की राशि की मांग राज्य सरकार से की गई। बजट में कुल व्यय 18 अरब 82 करोड़ 52,04,760 रुपये दिखाया गया। वहीं आंतरिक स्रोतों से कुल आय 88 करोड़ 79,08,575 रुपये। प्रति कुलपति ने कहा कि 9 खंड में तैयार किए गए बजट में राशि का उपबंध किया गया है। पहले खंड में विश्वविद्यालय कार्यालय, पीजी विभाग, अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षा कर्मी के वेतन, आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मी, अनुबंध पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों का मानदेय एवं शिक्षा कर्मियों की नई पेंशन योजना मंद में कुल 2 अरब 68 करोड़ 41,80,301 रुपये का उपबंध है। वहीं दूसरे खंड में सेवानिवृत्त शिक्षा कर्मियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन 20 लाख सीमा तक ग्रेच्युटी तथा अर्जित अवकाश के लिए 2 अरब 99 करोड़ 4,07,176 रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर तृतीय खंड में शिक्षकेतर कर्मचारियों का एसीपी एमएसीपी के आधार पर बकाया पेंशन, उपादान एवं अर्जित अवकाश तथा अंतर वेतन, शिक्षकों का महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित बकाया वेतन तथा शिक्षा कर्मियों के बकाया अंतर वेतन के लिए कुल 5 अरब 93 करोड़ 69,09,168 का प्रावधान है। घाटे के बजट के अनुमोदन के सुनते ही सदस्यों ने नोकझोंक शुरू हो गई और बीच सीनेट की बैठक से ही सभी जाने लगे। हालांकि कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सदस्यों को रोकना चाहा, लेकिन वह वहां भी उपस्थित होते होते फिर बीच ही बैठक में चलते बने। स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के दिशा निर्देश तय किए गए हैं, लेकिन उस मीटिंग को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिसद सीनेट की बैठक में मौजूद विधानसभा के चयनित नेताओं और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने ये बता दिया कि उनके लिए बिहार सरकार के आदेश कोई मायने नहीं रखते और उनके लिए कोरोना नहीं है। तभी तो पूरे बैठक के दौरान चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिया। कोरोना जैसे खत्म हो गया और उसकी पूरी कोविड के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रही। अब इनसे कौन वसूलेगा जुर्माना? जब सड़क पे राह चलते कोई मुसाफिर बिना मास्क में अगर पकड़े जाएं तो सिपाही उन्हें दंडित करते हैं और उनके लिए जुर्माना का भी प्रावधान है कि 50 रुपये से होते होते अब यह जुर्माना 2000 तक भी पार कर गया है। लेकिन इन अधिकारियों और इन पढ़े लिखे गजेटेड ऑफिसरों को क्या कहा जाए? इससे पहले ही शुक्रवार को ही क्राइसिस मीटिंग मुख्य सचिव दीपक कुमार ने स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के निर्देश तय किए थे और उसके दूसरे ही दिन कोविड गाइडलाइन की पूरे हल्ले से माहौल बना करके इसकी धज्जियां उड़ाई गई। यूं तो कोरोना गाइडलाइन की दुहाई देकर लगातार सड़क पर चलने वाले आम नागरिकों से चालान तक वसूला जाता है, लेकिन जरा इन तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ ना तो कोई जनप्रतिनिधि के चेहरे पर मास्क है और ना ही कॉलेज प्रबंधन के आला अधिकारियों का चेहरे पर ही मास्क लगा हुआ है। ये किस कदर लापरवाह है। 93 करोड़ 72,98,185 कुछ नए कोर्सेज को भी मंजूरी दी गई है। इसमें बहुत सारी योजनाओं को नए रूप से मंजूर किया गया है।
जिसमें विश्वविद्यालय को अब एक नई क्षितिज की तरफ की यात्रा करनी है और विश्वविद्यालय को एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें दो बहुत अहम रहा। पहला, एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों को पीएचडी कराने का आदेश, उसमें करने के आदेश का अभी तक ढंग का नोटिफाई नहीं हो पाया। दूसरा, बहुत लोग नहीं चाहते थे कि एफिलिएटेड कॉलेज के 5-7 कॉलेजों का भी पद सृजन का काम हो, लेकिन आपने, हमारे कुल सचिव महोदय ने, प्रतिकुलपति महोदया ने और अन्य यहाँ पर बैठे हुए डीएसडब्ल्यू साहब, हमारे सभी का आभार, धन्यवाद। अब मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय की धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार मैं डॉली सिन्हा, प्रतिकुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, अधिसद के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट सदन के अनुमोदनार्थ उपस्थापित कर रही हूँ। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट राज्य सरकार के दिशा निर्देश एवं विहित प्रपत्र में तैयार किया गया है। बजट को कुल 9 खंडों में विभक्त कर तदनुसार राशि का उपबंध दर्शाया गया है। प्रथम खंड, इस खंड में विश्वविद्यालय कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए वेतनादि मद में होने वाले वार्षिक आय के व्यय के साथ आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों, अनुबंध पर नियुक्त अंशकालीन अतिथि शिक्षकों का मानदेय एवं शिक्षकों कर्मचारियों के एनपीएस नई पेंशन योजना पर होने वाले व्यय के लिए कुल 2,68,41,80,301 रुपये का उपबंध किया गया है। द्वितीय खंड, इस खंड में सेवानिवृत्त कर्मियों तथा पदाधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन। वार्षिक बजट अधिसद की मीटिंग थी आज। माननीय कुलपति को महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के द्वारा अधिकृत किया गया था। आपके समक्ष ये मीटिंग संचालित हुई है। इसमें सालाना बजट जो पेश होता है वो हुआ है। माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषण पे चर्चा हुआ है। विगत जो 2 सीनेट हुए थे उसकी सहमति हुई है। अब 2-4 मुद्दे जो रह गए हैं एजेंडे, उस पर बहस होगी। भोजनावकाश के बाद विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि पहली बार एक ऐसे कुलपति यहाँ आए हैं, ये पहले कुलपति हैं 50 सालों के वर्षों के इतिहास में, जो पहले भी एक टर्म कहीं कुलपति रह चुके हों, वो यहाँ आए हैं। तो उनके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका लाभ मिल रहा है। इस बजट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसमें शोध पर ज़्यादा बहस की गई है, राशि आवंटन की गई है। छात्रों अच्छे पेपर लिखेंगे और उनके प्रकाशित होंगे तो उनसे पुरस्कार मिलेगा। शिक्षक का अच्छा लेख मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। शिक्षकों के किताबें छापने के लिए हम पैसा देंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ हो सके। इस साथ ही साथ 50 साल पूरे होने के अवसर पर 3 चेयर की उद्घोषणा इस बजट में की गई है। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चेयर की स्नातकोत्तर में स्थापना होगी और विभिन्न महाविद्यालयों में हम अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। उसके लिए भी बजट में प्रावधान पहली बार किया गया है। इस लिहाज से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जो इस साल सीनेट से पास करके अपना बजट सरकार में पेश करने जा रहा है। खंडों में विखंडित करके पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम बजट पेश कुल कितने का बजट होगा सर?
कुल बजट तो है, आपको बताया गया है पहले, जो हमारा है, हाँ, वो पूरा बजट जो है हमारा वो 93,72,96,185 रुपये का ये बजट है। एक मतलब दोहरा दीजिए जी। ये पूरा बजट 17,93,72,96,185 रुपये का ये बजट हम सरकार को पेश करेंगे। आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत सहयोग रहा है विश्वविद्यालय की छवि को सुधारने में। आप हमारे मार्गदर्शन के रूप में रहे हैं, हम आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और बात विवाह पंचमी की। त्रेता युग में 19 दिसंबर के दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला विवाह पंचमी में श्री राम की बारात। त्रेता युग में आज के दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली इस तिथि को विवाह पंचमी कहते हैं। भगवान राम को चेतना और माता सीता को प्रकृति शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चेतना और प्रकृति के मिलन की वजह से ही यह दिन महत्वपूर्ण हो जाता है और आज के दिन भगवान राम की बारात निकली काफी धूमधाम से शहर के विभिन्न इलाकों से। अग्रहायण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जगत जननी सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में इस विवाह को सबसे पवित्र उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। इस तिथि को धर्म ग्रंथों में सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन मिथिला में ठीक इसका उल्टा है। मिथिला में लोग अग्रहायण मास की पंचमी अर्थात विवाह पंचमी को लड़के लड़कियों की शादी नहीं करते। इसके पीछे क्या तर्क है और यह परंपरा क्यों पुराने समय से चली आ रही है, आइए जानते हैं। जगत जननी सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह अग्रहायण मास की पंचमी को हुआ था और इस हिसाब से यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन मिथिला में इस तिथि को शादी विवाह की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। यह कहा जाता है कि सीता और राम की शादी भले ही काफी पवित्र मानी जाती हो, लेकिन यह शादी सफल नहीं मानी गई थी। राजमहल में पड़ी बली बढ़ी राजकुमारी सीता गई वनवास। इस शादी के बाद अयोध्या और जनकपुर के राजवंशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान माता सीता को हुआ था। राजमहल में पली बढ़ी राजकुमारी सीता जब अपनी ससुराल अयोध्या पहुंची तो उन्हें राजमहल का सुख नहीं मिला। उनके पति श्री राम को 14 साल का वनवास मिला और माता सीता भी उनके साथ चली गईं। वन में माता सीता को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़े। दुराचारी रावण उनका हरण कर लंका ले गया और माता सीता को अशोक वाटिका में दिन रात गुजारने पड़े। माता सीता को जब राम रावण को हराने के बाद वापस लेकर आए तब भी उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। धरती में समाई माता सीता नियति का खेल यहाँ पर भी नहीं रुका। माता सीता जब वापस अयोध्या पहुंची तो एक धोबी के तंज कसने पर भगवान श्री राम ने माता सीता को महल से निकाल दिया और आखिरकार माता सीता को उसी धरती माता की शरण लेनी पड़ी जिससे उनका अवतरण हुआ था। विद्वानों का कहना है कि इसी वजह से मिथिला के लोग इस शुभ मुहूर्त को शुभ नहीं मानते और इस दिन पारंपरिक तौर पर शादी विवाह नहीं होते हैं। वैवाहिक जीवन दुखों और कष्टों से भरा रहता है। और बात रिसोर्ट होटल दालान की। यहाँ से दूर सोनकी नगर सोनकी में होटल दालान का संचालन होगा और इसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो बड़े शहरों में देखी जाती है। राजस्थान होटेलियर एंड कॉन्फ्रेंसनरी प्राइवेट लिमिटेड एवं डॉक्टर शुक्ला मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की गई कि 12 किलोमीटर दूर शुक्ला नगर जो सोनकी के पास अवस्थित है, वहां बिहार का एक अनोखा दलान होटल एंड रिसोर्ट जो मिथिला के सपनों का हकीकत में तब्दील करने का एक अनोखा पहल है और जिसका जल्द ही शुभारंभ कर दिया जाएगा। डेवलप करने में दलान रिसोर्ट का बहुत योगदान रहेगा और इस तरह जैसे कई स्टार अभी जुड़ने जा रहे हैं, एयरपोर्ट, एम्स, वैसे उसी कड़ी में यह दालान रिसोर्ट भी अपने मिथिलांचल के विकास में भागीदारी बनेगा
इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्या भविष्य क्या देखते हैं आगे? 3 फेज के बाद क्या भविष्य देखते हैं आप? कैसा क्या सोच? ये जब कंप्लीट रिसोर्ट हमारा फुल फ्लेज हो जाएगा, तीनों फेज का चरण कंप्लीट हो जाएगा, तो यह अपने आप में 4 स्टेट में अपने आप में ये पहली प्रॉपर्टी होगी जो 3 स्टार होगी और इतने सारे फैसिलिटीज के साथ उपलब्ध होगी। दालान द रिसोर्ट जो हम लोग का रिसोर्ट ओपन होने जा रहा है, ये 3 स्टार रिसोर्ट हो रहा है स्टार्ट। ये 2 ब्रांड जो दरभंगा का है, डॉक्टर सुब्ला द मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड राजस्थान होटलियर्स एंड कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये दालान द रिसोर्ट जो है वो 10 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूटेड शुक्ला नगर चिकनी दरभंगा में अवस्थित है, जो दरभंगा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। दरभंगा में जो एम्स, एयरपोर्ट या IIM के आने की जो सूचना और घोषणा हुई, उसके बाद हम लोगों ने उसी कड़ी में इस पार्ट्स को स्टार्ट करने का सोचा और ये दोनों ही टीम हम लोग मिलके उस पार्ट्स को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिसको हम लोग 3 फेज़ में कंप्लीट करेंगे। पहले फेज़ में वहाँ पे जो हम लोग का प्रोजेक्टेड था कि 50 रूम हम लोग को डेवलप करना है, जो लगभग तैयार हो चुका है। साथ ही साथ वहाँ पे बोटिंग प्लेस, स्विमिंग पूल, पार्किंग प्लेस, जाकुजी जोन, इसके अलावा बच्चे के लिए किड्स जोन जो विलाज बनने हैं वो, इसके अलावा ओपन लॉन्च, कन्वेंशनल हॉल, ये सारा का स्टेज बन के तैयार है, जो हम लोग पब्लिक को 14 जनवरी के बाद हम लोग पब्लिक के लिए हैंडओवर कर देंगे। इसके अलावा सेकेंड फेज़ में हम लोग जो बहुत सारी एमिनिटीज़ होती है, जैसे जिम है, स्पा है, योगा क्लासेस है और इंडोर और आउटडोर गेम का पार्ट है, उस पार्ट्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लगभग 6 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। एंड तीसरे फेज़ में वहाँ पे एक छोटे से मॉल के साथ साथ वहाँ पे हम लोग थिएटर जो दरभंगा के टाउन में लगभग सब सारे के सारे बंद हो चुके हैं, मॉल के साथ साथ वहाँ ओपन और क्लोज थिएटर, दोनों थिएटर का हम लोग निर्माण करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे पब्लिक के विजिटिंग प्लेस के लिए एक अट्रैक्टिव जोन हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो वाटर पार्क है, और इसके अलावा वहाँ पे हम लोग व्हीकल्स की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिस व्हीकल्स के द्वारा जो मिथिलांचल का जितना भी तीर्थ स्थान है वहाँ जाने आने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहाँ। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पार्ट का उद्घाटन करेंगे 24 दिसंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में आंतरिक स्रोतों से 88 करोड़ आय के बदले 18 अरब 82 रुपया खर्च का बजट पारित, 17 अरब 93 करोड़ के घाटे का बजट हुआ। और करोड़ों रुपया के सोना लूटकांड के 10वें दिन भी पुलिस के हाथ मात्र 9 गिरफ्तारी, लूटे सामान के मामले में हाथ है अब तक खाली। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।